अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो हमेशा से इंतखाबात के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात, जब भी कोई इंतखाब होता है उसके बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती आ रही हैं और धांधली के बहुत पुरज़ोर किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से। हम अगर बात करें 2013 और 2018 के इंतखाबात की, या फिर कुछ अर्सा पहले होने वाले डस्का के इलेक्शंस, उसमें जो कुछ हुआ आप सब ने देखा, और बिल्कुल हालिया तौर पर NA 249 का ज़िमनी इंतखाब कराची का, उसके बाद नून लीग के पीपल्स पार्टी पर लगने वाले धांधली के इल्ज़ामात, और उससे पहले आप ये सब देखते आ रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर तमाम सियासी जमातें इस पर हम आवाज़ हैं कि इंतखाबात के हवाले से, इसके प्रोसीजर के हवाले से इस्लाहात होनी चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये एक ट्विटर पर पैगाम भी दिया और इस बात को वाज़े किया कि हुक्मरान जमात अपोजिशन पार्टीज़ को ये कहती है कि आपका और हमारा ये दरीना मुतालबा है इंतखाबी इस्लाहात का, इस पर आइए मिल बैठ कर बात करते हैं। और हफ्ते के रोज़ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से उन्होंने ट्विटर पर यह पैगाम भी जारी किया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए अपोजिशन को मिल बैठने की ऑफ़र दी। इनिशियल ऑफ़र हुकूमत की यही है कि आप आइए मशीन को देखिए और हमारे साथ इस मामले के ऊपर बात करें। आपको ये भी बता दें कि हुकूमत की तरफ से जो इंतखाबी इस्लाहाती तरमीमी बिल है उसमें 49 तरामीम है, इसकी तजवीज़ की गई है, जिसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देना, इसके अलावा इलेक्शन अमले की तैनाती को चैलेंज करने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बहस इस वक्त आप TV स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं, और जाली वोट कास्ट होने को रोकने के लिए वोटिंग के अमल को नादरा के डेटा से मुंसलिक करने, और हल्का बंदियों का मामला भी हुकूमती जो तजावीज़ हैं उसके अंदर शामिल है। अब वज़ीर आज़म की तरफ से बराह रास्त ये ऑफर देने के बाद नून लीग की तरफ से पैगाम आया। शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम है ये पूरी दुनिया इसको मुस्तरद कर चुकी है। नून लीग ने कहा कि हुकूमत नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन इस्लाहात के हवाले से मामले को इनिशिएट करे तो हम फिर बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब वीक TV पर आके इसके ऊपर वजाहतें देते रहे और हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने रखते रहे। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हर इंतखाबात के बाद ये झगड़ा होता है कि हमें नतीजा कबूल नहीं है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के क्रिकेटिंग दौर की एक मिसाल भी दी। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्यूट्रल एम्पायर की उन्होंने उस वक्त बात की और आज हर जगह न्यूट्रल एम्पायर मौजूद होते हैं। और ये भी उस बात का भी जिक्र किया उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन ही कमेटी तश्कील दे दी थी, वो इस हद तक संजीदा हैं इंतखाबी इस्लाहात के मामले को लेकर। अब वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी भी इस मामले के ऊपर जो है वो पोजीशन ले चुकी है। आज हम आपको पहले ये सुना देते हैं कि आज जो गुफ्तगू की फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने इस हवाले से क्या वजाहतें दी, क्या बातचीत की, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। 2015 में PMLN ये लेजिस्लेशन लेके आई थी, कानून साजी लेके आई थी कि ये वोट ओपन किया जाएगा। उसी असूल के ऊपर जो खुद पीपल्स पार्टी और PMLN ने रखा कि हम सेनेट का वोट ओपन करते हैं, हमने जब कहा, वजीर आजम इमरान खान ने जब कहा कि आइए आपने जो बात की थी वो दुरुस्त की थी, आइए इसको ओपन करते हैं, ये 180 डिग्री के ऊपर वापस फिर गए और उन्होंने कहा जी हमने ओपन नहीं करना। और उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिस तरीके से उनको इलेक्शन जितवाया गया और जिस तरीके से वो फिर सेनेटर बने, और फिर जब वो चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके, ये कहानी सारी आपके सामने। अगर आप इस्लाहात के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हमने सिर्फ हर इलेक्शन के बाद रोना धोना है कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये नतीजा सही नहीं आया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, तो फिर तो देखिए आपकी सियासी तरक्की रुक जाएगी, आपकी जमहूरी तरक्की रुक जाएगी, आप आगे नहीं जा सकेंगे। इसलिए इमरान खान का जो नजरिया है वो ये है कि आइए मिलकर इस्लाहात करते हैं। ये फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू थी। और पीपल्स पार्टी का भी इस सारे मामले के ऊपर कुछ वैसा ही रिएक्शन आया जैसा नून लीग का आया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से धांधली के खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये जो मामला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल, बहस के लायक ये मामला है, इसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका और भारत जैसे जो बड़े ममालिक हैं इनके अंदर कामयाबी से ये सिस्टम राइज है, और कई यूरोपीय ममालिक हैं जिन्होंने इस तरफ जाकर वो वापस आए और उसके बाद वो बैलेट पेपर के मामले के ऊपर वो वापस आए और उसी के ऊपर आखिरकार इत्तेफाक हुआ। अब बहुत सारे इस मामले के ऊपर सवालात उठते हैं, खासतौर पे अपोजिशन पे, कि क्यों इस मामले के ऊपर वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हमने प्रोग्राम में आज दावत दी है नून लीग के सेक्रेटरी जनरल सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब को। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, अब हुकूमत भी यही पूछ रही है कि हम आपको कह रहे हैं कि आके मशीन देख लें, आप इसके ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं, तो क्यों बातचीत की गुंजाइश नहीं है और क्यों हुकूमत से इसके ऊपर मिल बैठ के बात नहीं हो सकती? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये कह लेने दीजिए
कि इंतखाबी इस्लाहात एक ऐसा मौजू है जिसको सबसे पहले अपोजिशन ने 2018 के इंतखाबात में जो वसी बुनियादों पर धांधली हुई थी उसके बाद उठाया था। और फिर हुकूमत ने अपोजिशन के साथ मिलकर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी जिसका ये मैंडेट था कि वो 2018 के इंतखाबात में जो अपोजिशन की शिकायत है उनका जायज़ा लेगी और इसके साथ साथ वो आइंदा इंतखाबात को फेयर एंड फ्री करने के लिए अपनी तजावीज़ भी पेश करेगी। 3 साल तक हुकूमत ने उस कमेटी को मुर्दा खाने में रखा और एक भी कोई काबिल ज़िक्र वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो सकी। अब यकायक जब हुकूमत जो है तमाम ज़िमनी इलेक्शन हार गई, उसको पंजाब से भी मार पड़ी, उसे केपी में मार मिली, उसके बाद बलूचिस्तान में, उसके बाद सिंध में, हर जगह से वो शिकस्त दर शिकस्त हुई, तो यकायक उन्हें इंतखाबी इस्लाहात याद आ गईं। और हम समझते हैं कि ये इंतखाबी इस्लाहात के लिए नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक बदनीयती है जिसमें ये धांधली की एक इलेक्ट्रॉनिक शक्ल पाकिस्तान में लेकर आना चाहते हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ताल्लुक है, पूरी दुनिया के अंदर इनके बारे में एक बहुत मजबूत राय आ चुकी है कि इनको आप सिक्योर नहीं कर सकते। इसके अंदर एहतमाल है कि आप इसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के ज़रिए इनमें आप मैल फंक्शन कर सकते हैं, आप धांधली भी कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा ये बात भी मौजूद है कि बहुत दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, आयरलैंड है, यूके है और दीगर ममालिक जो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं और उनके पास वसाइल भी बहुत ज़्यादा है, उनके लोग घंटों घंटों लाइन में लग के बैलेट पे अपनी राय का इजहार करते हैं। तो अगर ये इतनी सिक्योर चीज है, मुझे एहसन इकबाल साहब ये सवाल करने की, अगर आप कता कलामी की आपसे मैं माजरत करती हूँ और सवाल करना चाहूंगी, आप यकीनी तौर पे जिन ममालिक की एग्जांपल दे रहे हैं वो तो एक तरफ वहाँ तो अवाम के क्या जज्बात हैं, उनका ट्रस्ट, इन सब चीज़ों की भी बहुत वैल्यू है, लेकिन हमारे लिए रिलेटेबल थोड़ा हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी है जहाँ पे कामयाबी से हो रहा है। देखिए, इंडिया में भी ये कामयाबी से नहीं हो रहा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ात हो रहे हैं। और दूसरी अहम बात मैं आपको ये बताऊं, देखिए हमारे लिए ये डिबेट क्यों अहम है। आपने जितनी डेमोक्रेसीज का नाम लें, किसी जगह ये मसला नहीं है कि वहाँ पे रियासत या स्टेट गैर जानिबदार नहीं है। हमारे जितने इंतखाबात होते हैं उसमें धांधली की जो बुनियाद है वो इस वजह से शोर उठाती है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से रियासत गैर जानिबदार नहीं है, रियासती इदारों का किरदार गैर जानिबदार नहीं है और रियासत के पास तो बड़ी ताकत है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसके कब्जे में होगी और अगर वो रियासत के कब्जे में है तो इसके साथ वो कुछ भी मुठभेड़ कर सकते। भारत के अंदर आज तक ये शिकायत नहीं आई कि वहाँ की खुफिया एजेंसी ने बीजेपी या कांग्रेस की तरफदारी की है। आज तक ये शिकायत भारत में नहीं आई कि उनके जो दफाई इदारे हैं उन्होंने बीजेपी या कांग्रेस में किसी एक की हमायत करने का फैसला किया है या किसी के लिए इंतखाबी निज़ाम में मुदाखलत की है। हमारा ये अलमिया है, ये बदकिस्मती है और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो पस मंज़र है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो इन तमाम जमहूरी मुल्कों से फ़र्क है। हमारे यहाँ तो जो रियासती इदारे हैं वो बरमला मुदाखलत करते हैं। उन्हीं के हवाले से जो PDM है उसकी इतनी बड़ी तहरीक चल रही है कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क में जमहूरियत देखना चाहते हैं और मुदाखलत जो गैर जमहूरी इदारों की उसे खत्म करना चाहते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक जी वो तो फिर ठप्पे की बजाय फर्क ये होगा कि क्लिक के जरिए धांधली होगी, क्लिक पे क्लिक होगा और धांधली होती रहेगी। तभी हम ये एहसन साहब कहेंगे दोबारा, क्योंकि डिबेटेबल इसलिए भी है ये मामला क्योंकि इसके ऊपर फवाद साहब भी ये बात कह रहे हैं और इंटरनेशनली जो एग्जांपल्स हम देते हैं जहाँ देखते हैं जहाँ पे हो रहा है ये सिस्टम, वायरलेस डिवाइसेस होती हैं, इंटरनेट का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, फिर उसमें कैसे धांधली हो सकती है और दुनिया में क्यों ये अपनाया जा रहा है तरीक़ाकार। लेकिन आप जब बात करते हैं इदारों के जानिबदार होने की, तो फवाद साहब इसके ऊपर कह रहे हैं कि ये इलेक्शन इस्लाहात नहीं, पार्टी स्ट्रक्चर का मामला है। हमें आप ये भी बताइएगा कि ये कैसे तय होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब यकीन है कि गैर जानिबदार नहीं हो रही इस्टेब्लिशमेंट के? बार बार आप ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो फवाद साहब कहते हैं कि ये पार्टी से ताल्लुक है, मैं फवाद साहब से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कन्वेंशन लीग क्या महकमा रेलवे ने बनाई थी? क्या पाकिस्तान के अंदर काफ लीग जो है उसको वापडा के महकमे ने बनाया था? क्या जो पैट्रियट ग्रुप बनाया गया था उसको हज वजारत ने बनाया था? किसने बनाया था?
हमारे मुल्क के अंदर तो इसके हवाले से जो साबिक हमारे अफसरान हैं, मिसाल के तौर पे मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर जो ISI के सरकर्दा एक अफसर थे, वो इसकी गवाही दे गए कि हमने बदकिस्मती से काफ लीग बनाने का और 2002 के इंतखाबात में मुदाखलत करने का नाखुशगवार एक अमल किया और उसके लिए हम कौम से माजरत खा हैं। इसी तरह दीगर इंतखाबात में भी ये बात तो साबित हो चुकी है कि माजी में हमारे कौमी इदारे मुदाखलत करते रहे हैं, और यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये उन इदारों के हक में भी नहीं है, मुल्क के हक में भी नहीं है, और अब सबको अपने अपने दायरे कार में जाना चाहिए और जमहूरियत के अंदर जो गैर जमहूरी मुदाखलत है इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। असल इशू वो है। और आखिरी बात मैं आपको ये कहूँ, अगर हमारी रियासत गैर जानिबदार हो जाए तो हमारे मौजूदा इंतखाबी कवानीन इतने मुअस्सर और भरपूर हैं कि इनके अंदर आज़ाद इंतखाब कराना कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर रियासत गैर जानिबदार नहीं होगी, आप दुनिया का बेहतरीन निज़ाम ले आए, वो रियासत की ताकत के आगे बेबस हो जाएगा। एहसन इकबाल साहब, फिर इसका मौसर तरीका क्या होगा? आप सीनियर सियासतदान हैं, आप इन सारे मामलात को समझते हैं। ये बहुत पेचीदा किस्म का इशू है जिसके ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं। अब पार्लियामान में जाके अगर यही सारे जो आप लोगों के एतराज़ात हैं इनको आप उठा सकते हैं, क्या वो बेहतर तरीका नहीं होगा बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफर को डायरेक्टली आप लोगों की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाए? आपने बहुत अच्छी बात की है, और किसी भी जमहूरियत के अंदर इन सब चीज़ों को पार्लियामेंट के फ्लोर पे करना चाहिए। मैं आपको ताज़ा तरीन मिसाल देना चाहता हूँ कि जब फैटफ के ऊपर कानून साजी का मरला आया तो अपोजिशन ने खुले दिल के साथ एक कौमी जज्बे के साथ हुकूमत से ताउन किया और उस पर कानून साजी की। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि हुकूमत ने उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग की और चंद ऐसे कवानीन जो फैटफ की रिक्वायरमेंट के अलावा हुकूमत बनाना चाहती थी, जब हमने उनसे इनकार किया, उन पर वोट नहीं दिया, तो हुकूमत ने ये इल्जाम लगाया कि ये तो NRO चाहते हैं, ये तो नैब को ख़त्म करना चाहते हैं, ये तो अपने केसेस ख़त्म करना चाहते हैं। जब भी हमने हुकूमत के साथ किसी कौमी मसले पे बात की है, उसका जवाब आता है ये NRO मांग रहे हैं। तो अब हम हुकूमत के ऊपर एतमाद खो बैठे हैं। इसके लिए हमने कहा है कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो वो अपनी तमाम तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को भेजे। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है पाकिस्तान में आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन कराने का, ये उसका मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को बुलाए और इलेक्शन कमीशन की निगरानी में तमाम जमातें या उसकी एक कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम जमातें इत्तफाक राय से एक इस्लाहात के पैकेज पर एग्री करें, और जो भी कौमी इत्तफाक राय होगा उसके लिए कानून साजी हम पार्लियामेंट के जरिए करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन हुकूमत और पार्लियामेंट को बदकिस्मती से इतना मुतनाज़ बना दिया गया है कि अब इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास ये एतमाद बचा है कि वो हुकूमत की सरपरस्ती में या फॉर दैट मैटर इवन पार्लियामेंट के अंदर भी उसको इतना पार्टिजन कर दिया गया है, जानिबदार कर दिया गया है कि कोई गैर जानिबदार डायलॉग के लिए हम फजा समझते हैं मुनासिब है। इसलिए अगर हुकूमत संजीदा है और चाहती है कि कुछ वो करे तो इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ भेजे, वो तमाम जमातों को दावत दे, वहां पर सब मिलकर हम पाके राय कर सकते हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डिबेट ना होने का माहौल साजगार होना एक कोई नई बात नहीं है, शुरू से होता जा रहा है, होता आ रहा है। अब आप हमें ये बताइएगा कि आप लोगों के लिए काबिल कबूल नून लीग के लिए अगर इलेक्शन कमीशन के थ्रू इन्हीं इस्लाहात की यही जो बात अभी हुकूमत कर रही है ये की जाती है तो आप लोग बैठ के बातचीत करेंगे? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात के लिए कौमी पैकेज बनाने के लिए दावत देता है तो हम क्यों नहीं जाएंगे, उसमें बिल्कुल जाएंगे। और ये काम उन्हीं को सजता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की आइन के तहत ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि मुल्क में आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात कराए। तो लिहाजा हुकूमत को मेरा यही मशवरा है कि अगर आप संजीदा हैं तो आप अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को भेजें, हम भी सब अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को देंगे और वहाँ पर हम सब मिलकर एक इत्तफाक राय के साथ इस्लाहात पे इत्तफाक करके उसको कानून साजी के जरिए पार्लियामेंट से पास करा लेंगे। जी अच्छा, एहसन इकबाल साहब, हुकूमत का एक और भी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देना इन इस्लाहात में, उसकी भी वो तजावीज़ दे रहे हैं। इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है?
देखिए, ये इस हवाले से जहाँ तक बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनको तो वोट का हक आज भी हासिल है, वो आके तो वोट डाल सकते हैं। लेकिन उनको अपने मुल्क से वोट डालने के लिए आपको इंटरनेट बेस्ड वोटिंग सिस्टम पे जाना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में बहुत इस पर इत्तेफाक है कि अभी तक ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड सिक्योर वोटिंग का निज़ाम वज़ा नहीं हो सका। और ये वजह है कि इसके जी साथ आप के जो इंतखाबात हैं उसमें हैकिंग करने की शिकायत अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी अब तो उठ रही हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो रूस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के सदारती इलेक्शन में असरअंदाज होने की कोशिश की। अगर अमेरिका का सदारती इलेक्शन टेक्नोलॉजी के जरिए हैक हो सकता है तो पाकिस्तान की क्या हैसियत है? फिर तो हर दुनिया की बड़ी एजेंसी या वो मुल्क जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो हमारे इंतखाबी निज़ाम में 20, 30, 40, 50 लाख वोट इधर से उधर करके नताइज मन मर्जी के हासिल कर लेंगे। तो ये पिछले इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त बहुत इस पर इसरार कर रही थी, तमाम आईटी के जी। एक्सपर्ट्स को बुलाया था, पर इत्तेफाक नहीं कर सके और उन्होंने कहा था कि जो ऑनलाइन वोटिंग है लेकिन एहसन उसमें इकबाल साहब, आप फवाद चौधरी साहब ये जी 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 जो बात आप कह रहे हैं इसी पर फवाद चौधरी साहब ने आप कहा है कि इलेक्शन कमीशन को अब कोई एतराज़ नहीं है जो हमने अब चेंजेस किए हैं सिस्टम के अंदर। आखिर में एहसन इकबाल साहब आपका हम कमेंट चाहेंगे, जो फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा हमारी ख्वाहिश तो यह है कि असेंबली के अंदर बैठें, बातचीत हो, इस पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आ जाए जो कि आ गया बाद में, वरना सदारती ऑर्डिनेंस पर गौर हो सकता है। ये बात उन्होंने कही है, एक सेकेंड ऑप्शन मौजूद है उनके पास। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज करने का और यकतरफा इस्लाहात नाफिज करने से तो हमारी बात साबित हो जाएगी कि ये हुकूमत अपने मफाद के लिए निज़ाम को टेम्पर कर रही है, ये धांधली के लिए उसके अंदर चोर दरवाजे खोल रही है, ये बात साबित हो जाएगी। अगर वो वाकई संजीदा हैं और समझते हैं कि एक बहुत अच्छी चीज़ है इलेक्टोरल रिफॉर्म, जब तक कौमी इत्तफाक राय से ना हो तो उसके अंदर हमेशा एक नया तनाज़ा रहेगा और वो अगले इंतखाबात को मजीद शुरू से ही मुतनाज़ा करने का सबब बनेंगे। तो इसलिए ये धमकी हमें वो ना दें कि ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करेंगे। अगर वो यकतरफा कोई ऐसा कदम उठाएंगे हम उसको चैलेंज करेंगे और ये यकतरफा कदम से इंतखाब को पहले से ही मुतनाज़ा करने की बुनियाद रख रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। एहसन इकबाल हैं कि इलेक्शन कमीशन के जरिए अगर बात हो तो हम ज़रूर साथ बैठेंगे और उसके बाद पार्लियामान में भी इन तजावीज़ पर गौर किया जा सकता है। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और इसी मामले पर ब्रेक के बाद बात होगी। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमत बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत देना और जो बहस हो रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मामले पर। ब्रेक से पहले एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आप लोग मुलाहिजा कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया अब पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा, आपकी जमात की तरफ से भी एतराज़ सामने आया है, जो हुकूमत की तजवीज़ करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की जा रही है, वोटिंग मशीन की, उस पर बुनियादी तौर पर आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? शुक्रिया। गुजारिश है कि ये ईवीएम का जो सिस्टम बाकी दुनिया में है वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं और ये ईवीएम जो है ये एरर फ्री भी नहीं है, इट कैन बी मैनिपुलेटेड आल्सो। तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये देखें कि उन्होंने पार्लियामेंट को अहमियत कितनी दी। इलेक्शन रिफॉर्म्स पे वो बात करते हैं, कभी तो उन्होंने खुद तो गुफ्तगू नहीं की, वो अपने बंदों को नॉमिनेट कर दें। हैज़ ही एवर टॉक टू द लीडर ऑफ अपोजिशन, कभी बात की, या पार्लियामेंट्री लीडर्स के साथ कभी उन्होंने सलाम दुआ ली पार्लियामेंट में उनकी कारकर्दगी क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी प्रेजेंस कितनी क्या है। तो ये ईवीएम जो है ये कोई सेफ सिस्टम नहीं है, ये तो कि एक कमरे में बैठ के मैनिपुलेट भी हो सकता है। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से अगर बात करनी है तो मसलन नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग स्टेशंस रेंज करते हैं फ्रॉम 250 टू 300, तो उसको इलेक्शन रिजल्ट्स को ट्रांसमिट करने के लिए इंश्योर किया जाए, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए और ताकि आरओज़ के पास और डीआरओ के पास टाइमली रिजल्ट्स पहुंच सकें। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं दे शुड बी मच कम्पिटेंट कि वो फॉर्म 45 को इन प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स
साइन करें, उनसे साइन करवाएं, और जो साइन नहीं करता पोलिंग एजेंट उसके बारे में उनके रिमार्क्स आने चाहिए उस और जो फॉर्म 45 है कि सो एंड सो पर्सन, सच एंड सच पर्सन उसने डिनाई किया इस पर, तो उसको इंश्योर करें। लेकिन ईवीएम वाला दुनिया में जितने भी जहाँ इस्तेमाल होता है ये सेफ़ नहीं है, एरर फ्री नहीं है, और लोग जो है वो प्रेफर कर रहे हैं कि मैनुअल काउंटिंग के हवाले से और मैनुअल बैलेटिंग के हवाले से। बहरहाल बुखारी साहब, तमाम ममालिक में ऐसा नहीं है, बहुत सी ममालिक में कामयाबी से राइज भी है ये सिस्टम, लेकिन ये सारी जो बातें आपके और नून लीग के भी इस मामले पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तजावीज़ पर बहस के दौरान पार्लियामान में उठाना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल ये पार्लियामान में होना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि पार्लियामान में जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनका रवैया क्या है। उन्होंने कभी वर्किंग रिलेशंस रखे हैं अपोजिशन के साथ? कभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद के किसी मीटिंग में प्रिजाइड किया है, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो या जो कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की जाए या उनकी प्रेजेंस हो? वो तो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। वर्किंग रिलेशन उन्होंने डेवलप नहीं किए, उनकी टीम जो है वो गालम गलोच पे लगी रहती है। तो ऐसे पार्लियामान तो नहीं चलती। लेजिस्लेशन पे भी कभी उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये पार्लियामान में ये पहली दफ़ा नौवारिद हैं, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है पार्लियामान को चलाने का, और इवन वहाँ पे रोल जो चेयरमैन सेनेट का या स्पीकर का है वो भी पार्टिजन रोल है, उनको मेजर रोल प्ले करना होता है। और पर्टिकुलरली जब लेजिस्लेशन की बात हो, रिफॉर्म्स की बात हो, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी लीडर ऑफ हाउस पे और लीडर ऑफ अपोजिशन पे आती है, और उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है फॉर फंक्शनिंग ऑफ अ पार्लियामेंट, यू नो। बुखारी साहब, लेकिन अपोजिशन लीडर बनने के बाद यूसुफ गिलानी साहब ने भी बात कहा था कि हुकूमत अगर इंतखाबी इस्लाहात पे बात करेगी हम तो तैयार हैं। अब पीपल्स पार्टी से ये सवाल तो बनता है कि जब आप लोग वाज़े बात कर चुके थे, अब ये बात ओवरऑल तो इस्लाहात की है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी भी बनाई थी, और अब बराह रास्त वो आप लोगों को दावत भी दे रहे हैं। महज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की वजह से क्या आप नहीं समझते कि अपोजिशन की जमातें ओवरऑल इस्लाहात न होने के रास्ते में रुकावट बन रही हैं? बात सुने, ये कमेटी 3 साल पहले भी बनी थी, उस कमेटी की परफॉर्मेंस देख लें, उसका आउटपुट देख लें, और जब जब ये हुकूमत प्रेशर में आती है तो फिर गुफ्त शनीद की बात करती है, जब ये प्रेशर से निकल जाते हैं तो फिर इनका रवैया वही साहब का रवैया अख्तियार कर लेते हैं। तो वी डोंट ट्रस्ट दैम, हमें इन पे एतमाद नहीं है कि इनकी जो गुफ्तगू की ये ऑफ़र है, जो पार्लियामान में बैठ के बातचीत की ऑफ़र है, ये इस पर हमें कोई एतमाद नहीं है कि ये यू टर्न लेने के बड़े बादशाह हैं। और इस पे पहले वो परवेज़ खट्टक वाली कमेटी थी, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसका क्या आउटपुट है, तो हम तो इनको ट्रस्ट ही नहीं करते। बुखारी साहब, आपकी जमात की क्या तजावीज़ हैं इस्लाहात के हवाले से? बुनियादी तौर पे क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं एड्रेस होनी चाहिए? दूसरा, नून लीग ये कहती है कि जो इदारे हैं उनकी को गैर जानिबदार होना उनका बहुत ज़रूरी है, अच्छे तरीके से अगर इंतखाबात फ्यूचर में हम चाहते हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो कवानीन मौजूद हैं उन पर अमल दरामद अच्छे तरीके से हो जाए तो और कोई मसला नहीं है। आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक बड़ा कंसोलिडेटेड लॉ 2017 में आया, उससे पहले ये डिफरेंट लॉज थे। वो एक कंसोलिडेटेड लॉ आया, वो एग्जिस्ट करता है, उस पर कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वो प्रपोज़ करें, क्या वो प्रपोज़ करना चाहते हैं, ताकि उस पर फिर बैठ के, लेकिन बात किससे करें? इन पे तो हमें एतमाद नहीं है। इनकी 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 जो है वो कैपेसिटी, आपको याद होगा कि जो आर्मी एक्ट जो लेके आए थे, कितनी दफ़ा उसको वापस किया गया और कितनी दफ़ा उस पर अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की गई। तो इनके पास तो कैपेसिटी ही नहीं है, इनको पार्लियामान का तजर्बा कोई नहीं है, ना ये कैबिनेट चला सकते हैं, और ये जो है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं ये इनकम्पिटेंट है, ये नालायक है, इनसे ना हुकूमत चलती है ना इनसे पार्लियामान चलती है। अब बुखारी साहब, अब हुकूमत फवाद चौधरी साहब खास तौर पे सदारती ऑर्डिनेंस की तरफ भी इशारा दे रहे हो, कह रहे हैं ठीक है अगर ऐसा कुछ नहीं होता आगे जाके वो भी हो सकता है। आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आजकल जो आपस में मामलात चल रहे हैं वो भी हमारे सामने है। NA 249 के ऊपर नून लीग ने आपकी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया धांधली का। तो अगर आम इंतखाबात तक अगर इसी तरह के हालात तो वाक़यात रहते हैं आप दोनों जमातों के दरमियान और इस तरह के दोबारा से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं, तो फिर जिम्मेदारी किस पे आयद होगी, आप दोनों जमातों पर या हुकूमत पे? हुकूमत तो कह देगी हमने दावत दी थी, ये लोग आए नहीं, बैठे नहीं। जी दावत में वो सीरियस भी नहीं है, और इनका कंडक्ट पिछले 3 साल का आपके सामने है। जो ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, फवाद चौधरी साहब को समझ आनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव करने की प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, और वो किसी हाउस से भी डिसअप्रूव हो सकता है।
ऑर्डिनेंस की लाइफ जो है वो 120 दिन है, उससे ज़्यादा वो उसकी परमानेंस नहीं है। जिस दिन वो ऑर्डिनेंस 130 दिन पूरे हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली रिपील हो जाता है, वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये ना इनमें वो सलाहियत है, ना इनकी वो सोच है, ना इनकी वो जुस्तजू है कि रिफॉर्म्स आएँ। इसलिए हम समझते हैं कि इनसे बैठ के गुफ्तगू करना ला हासिल है, लामानी है। आखिर में मुख्तसरन बता दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन के थ्रू अगर ये मामला होता है, इसका नून लीग मुतालबा कर रही है, तो पीपल्स पार्टी भी तैयार होगी इस पर बात करने के लिए? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उसका इंडिपेंडेंट होना और उसका इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसमें बुनियादी बात यह है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो एग्जीक्यूटिव की मशीनरी जो है वो उस पर लाजिम है कि वो तमाम अहकामात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे, आइन के तहत उन अहकामात को उन पर अमल करना एग्जीक्यूटिव की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो किसी शोबे से क्यों ना हो। और इलेक्शन कमीशन जो है जितना स्ट्रेंथन होगा, जितना पावरफुल होगा, उतने ही फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया पीपल और नून लीग की इस सारे मामले के ऊपर क्या राय है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे उनके क्या एतराज़ात हैं। हमें इंतज़ार रहेगा कि हुकूमत क्या बीच का कोई रास्ता निकालती है इन बुनियादों पर जिसका इजहार किया जा रहा है इन दोनों जमातों की तरफ से, ताकि बातचीत हो सके और इंतखाबी इस्लाहात हो सकें। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है। किसी भी माशरे में राय आमा की तश्कील में आज़ाद सहाफ़त एक कलीदी किरदार अदा करती है, और ख़ास तौर पर एक जमहूरी मुल्क में सहाफ़त और मीडिया का आज़ाद होना एक इंतहाई ज़रूरी एक इसके अंदर चीज़ है। एक पाबंद और जकड़ा हुआ जो मीडिया होता है वो कभी भी ताकतवर को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता। जमहूरी मुल्क में किसी हद तक जमहूरी अक़दार को सराहा जा सकता है और उसका अंदाज़ा उस मुल्क के आज़ाद मीडिया और सहाफ़त से लगाया जा सकता है। हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इस वक्त आज़ादी सहाफ़त की। दी इंटरनेशनल की एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए 5वें नंबर पर, दुनिया भर में 5वें नंबर पर ख़तरनाक मुल्क है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की एक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त आज़ादी सहाफ़त की आलमी दर्जाबंदी में दुनिया के 180 ममालिक की फहरिस्त में 145वें नंबर पर है। आज भी दुनिया भर से इस मामले में पीछे है पाकिस्तान, ये रिपोर्ट्स बताती हैं। एक और रिपोर्ट भी है फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान, जिनकी हालिया रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें इस बात का इजहार किया गया है कि सहाफ़ियों पर सबसे ज़्यादा हमले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जबकि दूसरे नंबर पर सूबा सिंध में और फिर सूबा पंजाब में 20% रिपोर्ट हुए हैं सहाफ़ियों के ऊपर होने वाले हमले। अब अगर हम बात करें हालिया अरसे की, तो इसमें हमने ये देखा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर हुकूमती मौक़िफ़ से इत्तेफाक ना करने वाले, उस पर क्वेश्चन करने वाले सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दारी के सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, उनकी जान को भी ख़तरात लाहक हो जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और मुल्क में अदम बर्दाश्त का ये जो कल्चर है इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत कोई किरदार अदा करे। आज के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।